हेलो मेरे बच्चों। आई होप कि लास्ट सीटिंग में आप लोगों ने सब लोगों ने कर्व्ड मिरर जो हम लोगों ने किया था। कर्व्ड मिरर कर्व मिरर में भी हम लोगों ने खाली इंट्रोडक्शन ही देखा था कि हमारे पास कर्व मिरर जो होता है उसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। एक था हमारे पास कॉनकेव, जिसको हम लोग प्यार से कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर। और उसी तरह से हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोगों ने सबसे पहले क्लास सीटिंग में इसके कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे थे। टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास, क्योंकि मैं कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम करा रहा था तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उसके पहले टर्मिनोलॉजी एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अगर हमारे पास मान के चलो कर्व मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास है सपोज रफ सरफेस, राइट बच्चों। ये हमारे पास एंड पॉइंट था, द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर, कर्व मिरर। तो कर्व मिरर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते थे एपर्चर। तो ए डैश वॉज एपर्चर, राइट। एपर्चर का जो सेंटर होता था उसको हम लोग प्यार से बोलते थे पोल। तो पोल पोल में से जब कभी भी कोई भी इमेजिनरी लाइन, प्लीज समझो इमेजिनरी लाइन है, तो ये लाइन सब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा लाइन भी होगा, राइट। इस लाइन को हम लोग प्यार से बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉइंट जिसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट किया करते थे। तो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते थे, जब कभी भी कोई भी रे अगर ट्रेवल करता था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो व्हेनेवर अ रे ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ। क्लियर? तो हम लोगों ने ये कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ का अगर डबल करते, फोकल लेंथ का ये वाला जो लेंथ था उसका जब डबल करते तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने ये लास्ट सेटिंग में सीखा था। आज हम लोग जहां से हम लोगों ने 3 रे डायग्राम सीखे थे, हम लोग उसके आगे के रे डायग्राम आज सीखने वाले हैं। सो प्लीज पेन और नोटबुक अपने साथ में रखिएगा ताकि आप लोग भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में नोट करते रहे, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग विथ द रे डायग्राम, राइट, ऑफ कॉनकेव मिरर। हम लोगों ने 3 पोजीशन ऑलरेडी देख लिए थे कॉनकेव मिरर के। एक हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉनकेव मिरर से अगर इंफिनिटी पे अगर कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है इंफिनिटी पे, ठीक है, तब हमारे पास जो इमेज था वो फोकस पे बनता था, प्रिंसिपल फोकस पे, राइट। दूसरी बात हम लोगों ने बियॉन्ड सी रखा था, फिर एट सी रखा था। आज हम लोग ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन देखेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। प्लीज समझो आराम से, आप लोग को खाली जो मैंने टर्मिनोलॉजी सिखाई थी वो अगर ध्यान से करोगे तो आपके लिए रे डायग्राम भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये पोल, मान के चलो ये प्रिंसिपल फोकस था, और ये हमारे पास मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने एकदम क्लियरली लिखा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखता हूं तो एक रे हमको मालूम होना चाहिए कि इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो कैसा जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब कभी भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, दूसरा वाला जो रे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगा। देखो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि रे डायग्राम में आपका रे दिखना चाहिए, राइट। विदाउट रे द रे डायग्राम इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा, एक रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और वो टकरा के जाएगा प्रिंसिपल फोकस में से। ये था हमारा रूल नंबर 1। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल सीखे थे, राइट। और जिन्होंने ये वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज सबसे पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट।
दूसरा, मैंने तुम लोग को लास्ट रीडिंग में ये भी बताया था कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे पास 3 पॉइंट ध्यान रखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो आप लोग अगर देखो तो प्रिंसिपल फोकस के पीछे है, तो ध्यान रखने का आपका जो दूसरा रे होगा वो आपको प्रिंसिपल फोकस में से पास करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में से पास करना है। जब कभी प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, हम लोग को मालूम है कि हमारा रूल नंबर 2 रे डायग्राम के लिए क्या बोलता है, whenever a ray travels from principal focus on reflection it will pass parallel to principal axis। मतलब क्या, अगर कभी भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता तो फोकस में जाता था, पर अगर फोकस में से अगर कोई भी रे पास होगा, टकराने के बाद हमेशा वो पास होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोगों ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, हमारे पास जो इमेज बनेगा वो सी के पीछे बनेगा। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं इमेज का पोजीशन, तो हमारे पास हो जाएगा बियॉन्ड सी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसी तरफ अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ रियल रेस मिलके अगर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज आपको लिखना है इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है, इसका साइज। अब आप देख सकते हो कि आप लोगों ने अगर देखा हो, आपको अगर याद हो, तो हम लोगों ने सबसे पहले रे डायग्राम में जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तब मैग्निफिकेशन वाज लेस देन 1, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो था ऑब्जेक्ट से छोटा था। दूसरा, हम लोगों ने जब बियॉन्ड सी रखा तभी भी इमेज छोटा बना था, एट सी रखा तो सेम साइज का बना था, तब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ गया था। अब यहां पे अगर आप लोग अगर देखोगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब मैं साइज तो एनलार्ज तो लिख ही सकता हूं, एनलार्ज इमेज, राइट, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो आपको अच्छा लगता है। अगर हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा तो मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बिकम ग्रेटर देन 1। तो देखो आपने दो चीजें पढ़ ली, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो हम लोगों ने तीनों टाइप देख लिया। तो 1 मार्कर में अगर आपको अगर कोई पूछता है कौन से मिरर के अंदर हमारे पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो आपको लिखने का है कॉनकेव मिरर, राइट। कॉनकेव मिरर विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अभी आप एक चीज और समझो कि हमारे पास हम लोगों ने ये देखा चौथा रे डायग्राम हमारे पास कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि ये तो हमारे लिए जरूरी है, राइट। ये हमारे पास फिर से मान के चलो कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, रफ सरफेस, ये जो मैं बना रहा हूं रफ सरफेस। अब ध्यान रखने का, एपर्चर का सेंटर वाला जो पॉइंट था दैट वाज कॉल्ड पोल। पोल में से जो इमेजिनरी लाइन पास होता था दैट वाज प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको खाली 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस में एक तो पोल, प्रिंसिपल फोकस, और तीसरा था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर आप एक एक करके अगर रिवाइज करो तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का पोजीशन पहला रखा था एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी मतलब एकदम दूर। ठीक है, दूसरा हम लोग फिर आए थे सी के पीछे, बियॉन्ड सी। मैंने बोला ना आपको कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, तो सी के पीछे तो बियॉन्ड सी। फिर हम लोग आए थे एट सी, सी के ऊपर। अब इसके पहले जो हम लोगों ने देखा बिटवीन सी एंड एफ, यही पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों। अब हम लोग को मालूम है कि सी एंड एफ के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो हमारे पास एक रे जाएगा बच्चों पैरेलल। ठीक है, कोई भी रे जब पैरेलल जाएगा तो कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस में से। ठीक है, अब मेरी थियरी के हिसाब से, या फिर आप लोग समझो कि मैं हमेशा क्या बोल रहा हूं आप लोग को, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसके आगे प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है वो देखो। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास है पोल, और पोल पे अगर कोई भी रे अगर आता है या फिर कोई भी पॉइंट पे मिरर के कोई भी, हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर प्लेन सरफेस होता है उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट का रे अगर पड़ता है तो वो टकराने के बाद वापिस से बाउंस बैक करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग देख सकते हो कि ये जो दो रे है वो पैरेलल जा रहे हैं,
पैरेलल जाएंगे तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि पैरेलल रेस क्या मिलेंगे, हम लोग क्योंकि हमेशा मैथमेटिक्स में डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि पैरेलल रेस विल नेवर मीट ईच अदर, राइट, बट दे विल अपीयर टू मीट ईच अदर एट सम पॉइंट। मैं अगर आप लोग को अगर इसका एग्जांपल दूं, रेल की पटरियां देखो पैरेलल जाती है, कभी भी रेस अगर पैरेलल जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एकदम अगर हम लोग दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये पैरेलल जा रहा है दूर 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 अगर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं आके मिल रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, राइट। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था हमारे पास, एट एफ, दिख ही रहा है तुम लोग को, फोकस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, एट इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और रियल रेस से बन रहा है, तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग को एग्जाम में आर एंड आई करके शॉर्टकट नहीं मारना, आपको रियल एंड इन्वर्टेड पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, साइज इसका क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज होगा, ठीक है, हाईली एनलार्ज। तो वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पांचवा रे डायग्राम कैसा था कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने कौन कौन से पोजीशन देख लिया, एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे था तो हमारे पास इमेज बना था एट एफ, ठीक है। बियॉन्ड सी जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था तब हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। एट सी रखा तो एट सी बना, राइट। सी एंड एफ के बीच में रखा तो हम लोगों ने देखा बियॉन्ड सी, और हम लोगों ने जब एट एफ रखा तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इमेज कहां पे बनता है बच्चों, एट इंफिनिटी। आप लोग अगर देखोगे तो ये खाली पोजीशन चेंज हो रहा है, एट इंफिनिटी तो एट एफ, एट एफ तो एट इंफिनिटी, ठीक है। आपको ध्यान याद रखने का तरीका, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी हमारे पास इमेज, एट सी तो एट सी, राइट। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। अभी हमारे पास लास्ट रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाना है हमने, राइट। आप नोट कर सकते हो ये सारे चीजों को, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट रे डायग्राम, ये हमारे पास मान के चलो फिर से क्या है, कॉनकेव मिरर, राइट, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में हमारे पास ये जो पॉइंट था दैट वाज पोल, और पोल में से जो लाइन पास होता है, आप लोग अगर मेरे साथ रिपीट करोगे इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू टू लर्न, राइट। तो ये हमारे पास जो लाइन था दैट वाज एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हम लोग को क्या पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट था प्रिंसिपल फोकस, दूसरा पॉइंट था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों ने सारे पोजीशन देखे, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोग खुद बोलोगे सर ये आएगा एफ और पी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया बिटवीन, बिटवीन बी ई टी के ऊपर एंड लगा, बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब पी मतलब पोल और फोकस के बीच में। अब हमारा रूल क्या बोलता था, एक रे तो आपको पैरेलल बना ही देना है रे डायग्राम में, जो भी पैरेलल जाएगा वो कहां से पास होगा बच्चों, प्रिंसिपल फोकस में से, राइट। अब दूसरा वाला रे अब समझते हम लोग, ठीक है। दूसरा वाला रे मैंने बोला था कि जहां ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसके आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो प्रिंसिपल पोल है हमारे पास, पोल जो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने भी लास्ट रे डायग्राम में देखा था कि हमारे पास हर एक पॉइंट जो होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ही। अब क्या अगर इन दोनों को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये लोग कहीं पे इधर मिलेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो दूर दूर होते जा रहे, राइट। तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, सो दे विल नॉट फॉर्म इमेज ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ कभी भी ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करके देखते हैं क्या यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो आगे की तरफ इमेज बना रहा है, राइट, मतलब मिरर के पीछे की तरफ। तो हमारे पास हम लोग देख सकते हैं इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर के दूसरी तरफ, राइट। तो हम लोग इसका नेचर अगर लिखे, इसका नेचर अगर आप लोग समझो तो जिस तरफ, अब ये इमेजिनरी लाइन था, इमेजिनरी रे था, ठीक है। तो इमेजिनरी रे मिलके अगर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और तुम देख भी सकते हो कि ये खड़ी इमेज है, मतलब हम लोग वर्चुअल एंड क्या लिखेंगे बच्चों, इरेक्ट इमेज, राइट।
साइज भी हम लोग देख सकते हैं कि एनलार्ज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लिखते हैं एनलार्ज्ड, राइट। अभी तक जो हम लोगों ने रे डायग्राम देखा उसमें अब हम लोगों ने देखा कि हाइट ऑफ इमेज अगर कभी बड़ा होता है तो मैग्निफिकेशन विल अगेन बी ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारे पास इसका रे डायग्राम, राइट। रे डायग्राम में अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। प्लीज अभी मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको वो क्वेश्चन पॉज करके धीरे धीरे करके सुनना है, ताकि यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो क्या 1 मार्कर में आंसर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि, और मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसमें आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं कहां पे बोल रहा हूं या फोकस कहां पे बोल रहा हूं, फोकल लेंथ मतलब प्रिंसिपल फोकस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है पहला, क्योंकि अभी ये कॉनकेव मिरर है तो शायद आपके लिए इजी होगा, आपको खाली समझना है और आंसर देना है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ऐसा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है हम लोगों ने, 12 सेंटीमीटर। में आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ, और उसका फोकल लेंथ जो था वो हम लोगों को देखे रखा है 6 सेंटीमीटर, हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऐसा है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज सो फॉर्म्ड, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब तुम लोग खुद समझो, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ये रहा, प्रिंसिपल फोकस का डबल करते तो हमारे पास जो पॉइंट मिलता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेस होना चाहिए, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सबसे पहले पकड़ो, यहाँ पे प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में 6 सेंटीमीटर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर आप लोग देखोगे तो 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है। हम लोगों ने अभी भी रे डायग्राम में देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन पर पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप रे डायग्राम रिवाइंड करके अगर देखोगे तब आपको पता चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और सेम साइज का बनता है बच्चों, सेम साइज का, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसका मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अगर आपको अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना क्लियर। क्योंकि आपको अगर याद हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे इमेज बनता था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता था। तो आपको मोटा मोटी थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ताकि ताकि थोड़ा और आपको पता चले, ये जाने देता हूँ। अब देखिए मेरे पास अब क्वेश्चन ऐसा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज मैं बोलता हूं 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फ्रॉम अ वापस कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अभी मैंने इस बार क्वेश्चन को एकदम उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पर रखा और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर सपोज कॉनकेव मिरर का। प्लीज ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। अब तुम लोग समझो, मैंने तुमको बोला था प्रिंसिपल एक्सेस पहले बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे पोल था, यहाँ पे फोकस, अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 3 पॉइंट तो बना ही दो, फिर उसके बाद सोचो जो भी है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है 12। तो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी देखे रखा हो पहले लिख लो 12 सेंटीमीटर पे, ये हमारे पास फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे बच्चों 6 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है पोल और फोकस के बीच में। मेरे को पूछा नेचर, अब हम लोगों ने अभी लास्ट रे डायग्राम में देखा था कि नेचर क्या होता है, सामने की तरफ बनता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फाउंड, ठीक है। तो आप लोग को ये तो पता चल गया मोटा मोटी कि हम लोग को कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को 3 पॉइंट याद रखना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये 3 पॉइंट अगर आप लोग अगर ध्यान से अगर समझ के करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी, राइट मेरे बच्चों। अब हम लोग आते थोड़ा सा और आगे, राइट। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर के लिए,
साइन कन्वेंशन, जो कि आपको न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। कॉनकेव मिरर के जब कभी भी न्यूमेरिकल करोगे तब आपको काम आएगा। मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन अलग ही सिखाता हूं ताकि आप लोग अलग अलग ही समझो, राइट। अभी जैसे कि हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या, वो समझने से पहले कुछ डिनोशन समझते हैं। यू, हम लोग ये चैप्टर में जब कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। वी का मतलब होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, और आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इसका डेरिवेशन है हमारे टेक्स्ट बुक में। 12th क्लास की आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर रे ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर डेरिवेशन है। पहले तुम्हारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन 10th में ही आ जाता था। अब क्या है कि सिलेबस में थोड़ा बदला हुआ है, तो वो अब 12th में खाली आप लोग को सीधा पढ़ना है इसका डेरिवेशन समझने से पहले आप लोग को, क्योंकि फॉर्मूला ही काम में आने वाला है, तो आप लोग प्लीज फॉर्मूला ध्यान रखना। कभी भी अगर कर्व मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला जो होता है, इट इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको पता है v क्या है, u क्या है और f क्या है, राइट। सेम उसी तरह से आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि एक और चीज की, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये हमारे पास एक और रिलेशन था ही, राइट। ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू r/2। तो हमारे पास ये भी मिरर फॉर्मूला ही है, राइट। आप लोग को जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से फॉर्मूला यूज करना है, और यूज करने के बाद जब वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। हम लोग को खाली वैल्यूज, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, ताकि अपने को, और ऑलमोस्ट ऑल टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था मिरर फॉर्मूला। अब मैंने बोला कि मैंने जो ये मेहनत कर रहा हूं वो कर रहा हूं साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। अभी कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था। साइन कन्वेंशन समझने के लिए आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको ऐसा बोलता था कि ये हमारे पास ओरिजिन था, ओरिजिन के इस तरफ कुछ भी हो तो नेगेटिव, इस तरफ कुछ भी हो तो पॉजिटिव, राइट। ऊपर की तरफ कुछ भी हो तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ कुछ भी हो तो नेगेटिव, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास ये जो कर्व मिरर है, यहाँ पे ये जो पोल था, पोल को आपको ओरिजिन मान के चलना है। क्या मान के चलना है बच्चों? ओरिजिन, राइट। आपने देखा जितने भी रे डायग्राम थे उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पोल के इस तरफ रखा था। मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कौन से मिरर के लिए बच्चों? कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग मिरर के लिए हमारे पास, ये मैं मिटा देता हूं, राइट। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास जो यू था हमेशा नेगेटिव था, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों को जब कभी भी इसका न्यूमेरिकल करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, राइट। v का वैल्यू आप लोग देखोगे तो पहले 5 रे डायग्राम में v का वैल्यू, v जो था पहला जो था वो यहाँ पे बना था फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में उल्टा बना था, फिर एट सी उल्टा बना था, बियॉन्ड सी और भी उल्टा बना था, ठीक है। इन्फिनिटी पे उसी तरफ बना था। हर बार v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। पर लास्ट में जब हम लोगों ने पोल और फोकस, प्लीज ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में जब रखा था तब हमारे पास इमेज सामने की तरफ, याद हो तो आपको लास्ट वाला रे डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास कुछ ऐसा था। ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने फोकस और पोल के बीच में रखा था, ये पोल था हमारे पास, ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने यहाँ पे रखा तो आपको याद हो तो हमारे पास जो इसका इमेज था वो यहाँ पे दिख रहा था साम इस तरफ, और मैंने बोला कि इसको हमको ओरिजिन मानना है, ओरिजिन के इस तरफ कुछ भी होगा तो पॉजिटिव। तो हमारे पास v का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको क्या पता चला? नेगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा। और क्वेश्चन में अगर बोला है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है तो आपको v का वैल्यू पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, राइट। फोकस, अभी आपको पता है कि फोकस जो था, यानी इन्फिनिटी से कोई भी रे आता था प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे फोकस था तो फोकस वॉज नेगेटिव बिकॉज ये साइड पे था। अब अगर फोकस अगर नेगेटिव हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका ये साइन कन्वेंशन है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ ध्यान रखना है वर्चुअल इमेज आएगा तब v पॉजिटिव, अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव है आपका, u v f r सब कुछ, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मिरर के लिए -v/u। एक याद रखना है, कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ।
या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों। अभी कॉन्वेक्स मिरर का जब रे डायग्राम सीखेंगे तब उसमें सीख ही लेंगे हम लोग। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास माइनस वी अपॉन यू। वी का मतलब हम लोगों ने देख लिया इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी मैंने बोला 12th में जब डेरिवेशन करोगे तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट दिस, राइट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखने का है एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये हम लोग बड़े बच्चों को इससे न्यूमेरिकल कराते हैं, पर आप लोगों को जब कोई मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज ट्राई करो इसी मेथड से करो, तो चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएगी। एफ अपॉन एफ माइनस यू। तीसरा यानी चौथा एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन के ये फॉर्मूले है, राइट। मैग्निफिकेशन क्वेश्चन शायद आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे लगेंगे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में सिंपल क्वेश्चंस तो है ही, हम लोग वो तो करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बेसिक्स पहले वहां से क्लियर करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इस चंद पब्लिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो अपने को थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोग को कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, राइट। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया। आप नेक्स्ट सिटिंग में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।